यस प्लीज। तो पहले प्रॉपर इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपको अगर एनालिटिक फंक्शंस के बारे में पूछे कोई एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, आप तो सीधा एक बात बोलो, एनालिटिक फंक्शन का मतलब डिफरेंशिएबल होना। क्या होना? डिफरेंशिएबल होना। उसका डिफरेंशिएशन आप कर पा रहे हो, उसका डिफरेंशिएशन आप कर पा रहे हो। अच्छा, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं अनिश्चित समाकल इंडेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनेशन क्या होती है देखो, यदि एफ जेड एक विश्लेषिक फलन है, विश्लेषिक फलन है, इंग्लिश मीडियम से कौन, इंग्लिश मीडियम का हिंदी से। यदि एफ जेड एक विश्लेषिक फलन है तब फाई जेड कोमा एफ जेड का अनिश्चित समाकल, अनिश्चित समाकल जिसे आप बोलते हो इंडेफिनिट इंटीग्रल कहलाएगा, कहलाएगा यदि इसका डिफरेंशिएशन करने पर एफ जेड आ जाए एवं फर्स्ट नंबर पे ये, सेकेंड नंबर पर फाई जेड स्वयं एक विश्लेषिक फलन, विश्लेषिक फलन। लिखो डेफिनेशन, आप लोग उतारे, आप लोग लिखो। If f z be any analytic function, then phi z is said to be indefinite integral of f z if ये कॉपी कर ले, phi dash z is equals to f z for all z belongs to C, and secondly this phi z itself a analytic function, phi z itself a analytic function। ठीक है, अब नेक्स्ट थ्योरम। अच्छा क्या मतलब है, दो फंक्शन है, एक तो एफ जेड है, ये कौन सा फंक्शन है, एनालिटिक। एनालिटिक का मतलब जानते हो, विश्लेषिक है, और विश्लेषिक का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएबल। अब ये फंक्शन है जो आपका एफ जेड है और कोई दूसरा फंक्शन है फाई जेड, तो ये कहलाएगा प्रिमिटिव किसका, एफ जेड का। फाई जेड कहलाएगा प्रिमिटिव एफ जेड का यदि दो नियम पालन करे, एक तो ये इसका अवकलन कर दो तो ये मिल जाए, और ये खुद भी क्या हो, विश्लेषिक। बस ये कि फाई जेड कहलाएगा एफ जेड का, फाई जेड कहलाएगा एफ जेड का प्रिमिटिव, लेकिन कब, जब दो कंडीशन होल्ड करें, पहला इसका डिफरेंशिएशन करूं तो एफ जेड आ जाए और खुद भी क्या हो, ये विश्लेषिक हो, एनालिटिक हो। ठीक है, फिर हम प्रमेय, प्रमेय लिखो, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, किसी फलन एफ जेड के, किसी फलन एफ जेड के अनिश्चित समाकल रखने का, अनिश्चित समाकल रखने का आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है कि, आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है कि, आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है कि फलन एफ जेड, फलन एफ जेड विश्लेषिक हो, विश्लेषिक हो। इसी में आगे लिखना, ठीक है कि नहीं, कोमा लगा कर या फिर स्टॉप लगा कर दिया। पुनः दो अनिश्चित समाकलों का अंतर, पुनः दो अनिश्चित समाकलों का अंतर एक अचर होता है, एक अचर होता है।
अचर होता है। ये थ्योरम है ना, खास थ्योरम है। इस थ्योरम का स्टेटमेंट देखो, जब भी इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ या आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध की थ्योरम है, वो दो प्रकार से होती है। वाइस वर्सा थ्योरम, कौन सी थ्योरम होती है? वाइस वर्सा थ्योरम। क्या मतलब होता है वाइस वर्सा थ्योरम का? बिल्कुल, स्टार्ट लेके चलो एंड पर पहुंचो और एंड लेके चलो स्टार्ट पर। अब यहाँ पर क्या कंसेप्ट होता है बेटा? देखो ये होता है कि फाई जेड एफ जेड का अनिश्चित समाकल है, इंडेफिनेट इंटीग्रल है। कौन सा इंटीग्रल है? इंडेफिनेट इंटीग्रल है। इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ का एक चिन्ह होता है ये वाला, यदि और केवल यदि एफ जेड इज एनालिटिक, एफ जेड इज एनालिटिक, ये है थ्योरम। तो क्या करना है कि पहले इंडेफिनेट लेके चलो, एनालिटिक प्रूव करो, फिर एनालिटिक लेके चलो, इंडेफिनेट इंटीग्रल प्रूव करो। सही है कि नहीं है? पहले इंडेफिनेट इंटीग्रल मानो, एफ जेड को एनालिटिक लिखो, फिर एफ जेड को एनालिटिक लेके चलो, इसको इंडेफिनेट इंटीग्रल करें स्टार्ट। अब कैसे स्टार्ट करें प्रूफ में? कि जब आप इसका प्रूफ करोगे, वो ये होता है प्रूफ में इस तरीके से सिंबल लगाते हैं। ये डॉक्टर गोखरू की एक बुक आती है नवकार प्रकाशन, अजमेर में जो चलती है, यहाँ पर ये सिंबल यूज नहीं करते, वैसे वहां उस बुक में बहुत सारे सिंबल यूज हुए। इस सिंबल का मतलब पता है क्या होता है? स्टार्ट से चलेंगे एंड पर पहुंचेंगे, मतलब ये मानेंगे ये प्रूव करेंगे, ठीक है कि नहीं है? फिर उसके बाद, और इसका रिवर्स सिंबल कैसा होगा? ऐसा। इसमें क्या होगा? लास्ट से चलेंगे, पहला वाला प्रूव करेंगे। समझ रहे हो ये क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ये सिंबल है, डॉक्टर गोखरू की बुक में ये यूज बहुत होते हैं, ठीक है कि नहीं है? तो क्या लेके चलो, इसका मतलब समझ लो क्या है? स्टार्ट से एंड तक पहुंचेंगे, ये मानेंगे ये प्रूव करेंगे। तो मान लो तो माना फाई जेड कोमा एफ जेड का अनिश्चित समाकल है, अनिश्चित समाकल है। दूसरी बात, हमें सिद्ध क्या करना है? ये तो मान लिया, सिद्ध क्या करोगे? हम सिद्ध करेंगे, हम सिद्ध करेंगे, क्या सिद्ध करेंगे भाई? एफ जेड एक क्या है? एनालिटिक फंक्शन है, हिंदी में बोलते हैं विश्लेषिक फलन है। ये प्रूव करना है। अभी कैसे प्रूव करते हैं वो आप देखिए, इसे बिठा दो। अब देखो, चूंकि फाई जेड कोमा एफ जेड का अनिश्चित समाकल है, अनिश्चित समाकल है, डेफिनेट इंटीग्रल है। अगर ये अनिश्चित समाकल है तब बेटा क्या ये बात कह सकता हूं, ये दो बात होल्ड करेगा। डेफिनेशन लिखाइए। पहली बात कौन सी होल्ड करेगा? कि फाई डैश जेड का अवकलन करने पर क्या मिलेगा? एफ जेड मिलेगा, फोर जेड बिलोंग्स टू सी। एवं स्वयं एवं खुद क्या होगा? स्वयं विश्लेषिक फलन होगा। फाई जेड एक विश्लेषिक फलन होगा, विश्लेषिक फलन होगा, ठीक है? इतनी बात बहुत सिंपल है सर। एक बार सुनो, फाई जेड को इंडेफिनेट इंटीग्रल माना, प्रूफ क्या करना है? फंक्शन एनालिटिक, एनालिटिक। अब चूंकि ये इंडेफिनेट इंटीग्रल है तो डिफरेंशिएशन एफ जेड के बराबर होगा, और फिर भी क्या होगा? ये एनालिटिक होगा। अब आप देखो, एक थ्योरम होती है जिसे अपन चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 8। अभी कौन सा पढ़ रहे हैं? 7। 8 में पढ़ेंगे। ये रखनी पड़ती है कि अगर मान लीजिए कि कोई फंक्शन है एफ जेड, अगर ये एनालिटिक है तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे ना, वो भी क्या होगा? एनालिटिक होगा। तो वहां थ्योरम होगी कि एनालिटिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी क्या होता है? एनालिटिक। यहां प्रूफ करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। एनालिटिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी क्या होता है? एनालिटिक होता है। वहां ये प्रूव करेंगे तो नहीं, तुम वो यूज करना। अच्छा बताओ, फाई जेड एनालिटिक है कि नहीं? और फाई जेड एनालिटिक है तो क्या ये बात लिखना उचित होगा क्या? फाई डैश जेड भी एनालिटिक होगा?
बोलो सही है कि नहीं है? नहीं है समझ में? कैसे लिखी है बात? चैप्टर 8 से। कैसे लिखी है बात? चैप्टर 8 से। थोड़ा लिख दी कि भाई अगर ये एनालिटिक है उसका डिफरेंशिएशन में क्या होगा? एनालिटिक। इसको नंबर 1 देखो, फाइव डैश जेड एनालिटिक है, लेकिन फाइव डैश जेड तो सर एफ जेड के बराबर है, तो इसका मतलब कौन एनालिटिक होगा? एफ जेड भी एक एनालिटिक फंक्शन है, इंग्लिश में लिख दो इसे, एनालिटिक फंक्शन है। ये बात कहां से लिखी? 1 से। कैसे लिखी है बात? समीकरण 1 से। हो गया प्रूफ? नहीं हुआ? यही तो था कि अनिश्चित समाकल लेके चलो, इसको एनालिटिक प्रूव करो। कर दिया प्रूफ, एफ जेड इज एनालिटिक। यूज किसका कर लिया? चैप्टर नंबर 8 की थ्योरम का। कर लो। थोड़ा टाइम लगेगा भाई, है ना? आपको आ जाएगा समझ में, थोड़ा पेशेंस रखिए, आ जाएगा। सी क्या है? क्या? सी कोई कर्व होता है, सही कोई कर्व होता है, बता दूंगा ना। आप धीमे धीमे ऑनलाइन लेक्चर्स ले लेना, उसमें सीख जाओगे ना, जो कुछ आपका निकल गया है। कोई बड़ी चीज नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है खास। ये लिखे ना, क्या बोलते हैं, लोकेश में बोल रहा हूँ ना, लेट फाई जेड इज इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ जेड। लेट फाई जेड इज इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ जेड, and we want to prove that f z is analytic function, and we want to prove that f z is analytic function। अब ऐसे लिखे ना, since लगा देंगे, since phi z is a indefinite integral of f z, since phi z is indefinite integral of f z, then अब कॉपी कर ले अपने हिसाब से। अच्छा, तो अभी आपने इस थ्योरम में ये देखा कि भाई इंडेफिनिट इंटीग्रल लेके चले थे, एनालिटिक प्रूव किया। अब क्या करोगे? एनालिटिक लेके चलेंगे, इंडेफिनिट इंटीग्रल लगता है, ये चीज प्रूव करेंगे। तो रिवर्स पार्ट में देखिएगा,
रिवर्स पार्ट, रिवर्स में ऐसे सिंबल लगाओ, ठीक है। इसका मतलब क्या, लास्ट से पहले आएंगे। तो सबसे पहले मान लो, माना एफ जेड एक क्या है, विश्लेषिक फलन है, विश्लेषिक फलन है। पहली खाने योग हमें सिद्ध करना है कि एफ जेड का एक अनिश्चित समाकलन होगा। क्या प्रूव करना है हमें, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि एफ जेड का अनिश्चित समाकल होगा, अनिश्चित समाकल होगा, ठीक है कि नहीं है। अब ये चीज कैसे करें, ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है। कैसा प्रोसेस है, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। अब देखो इससे क्या करते हैं, एक फंक्शन अपन खुद से डिफाइन करते हैं। अच्छा एक थ्योरम में कराना भूल गया बेटा, इसको अपन बाद में कराएंगे थ्योरम। अब वो थ्योरम क्या कहती है कि जो इंटीग्रेशन नहीं होता ये एफ जेड डी जेड, ये जो इंटीग्रेशन होता है ना, इस इंटीग्रेशन का मान सिर्फ पथ पर डिपेंड नहीं करता, पथ पर डिपेंड नहीं करता। अभी करा देंगे अपन। जैसे आप ये z0 हो गया और ये कौन हो गया, z1 हो गया। आप चाहे c1 पे जाओ तो भी इसका मान वही आएगा, c2 पर जाओ तो भी उसका मान वही आएगा, c3 पर जाओ तो भी उसका मान क्या आएगा, सेम आएगा। नहीं आई समझ में क्या कह रहा हूं, पथ पर डिपेंड नहीं कर रहा, किसी भी पथ के अंदर जाओ आंसर हमेशा क्या मिलेगा, सेम। किस पे डिपेंड करेगा, एक तो पहले पॉइंट पर डिपेंड करेगा और एक लास्ट वाले पॉइंट पर। चलिए थोड़ी नॉलेज चेक करते हैं। फिजिक्स में ऐसे क्षेत्रों को कौन से क्षेत्र बोलते हैं, यार स्केलर तो नहीं बोलते, ऐसे क्षेत्र फिजिक्स के अंदर जिन पर इंटीग्रेशन का मान पथ पर डिपेंड नहीं करता। कोई बात नहीं, संरक्षी बल क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, ऐसे ही होता है ना कुछ कि बल द्वारा किया गया कार्य अगर पथ पर डिपेंड ना करे तो वो क्या कहलाता है, संरक्षी बल क्षेत्र कहलाते हैं। अभी आप सर बैठे आप 2-3 मिनट, नहीं समझ में ऐसा ही पढ़ाया आपने। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है वो पथ पर डिपेंड नहीं करती, किस पर डिपेंड करती है, स्टार्टिंग और एंड की लिमिट्स पर। z0 पर डिपेंड करेगी और लास्ट की लिमिट किस पर डिपेंड करेगी, जैसे मान लो ये z। अब क्या होगा देखो आगे, लेकिन ये हमेशा नहीं होता, ये जब होता है अपन थ्योरम करेंगे जब एफ जेड क्या हो, एनालिटिक फंक्शन हो। कौन सा फंक्शन हो, एनालिटिक फंक्शन। तो सर इनका तो डिपेंड करती नहीं है, किस पे डिपेंड करती है, ओनली स्टार्टिंग और एंडिंग की पोजीशन पर। अब स्टार्टिंग की पोजीशन भी फिक्स कर दी तो किस पे डिपेंड करेगी, ओनली लास्ट पोजीशन। किस पे डिपेंड करेगी, और इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे फाई जेड से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, फाई जेड से। मतलब ये कोई क्वांटिटी डिफाइन करी और इसको किससे रिप्रेजेंट कर लिया अपन ने, फाई जेड से। अब जैसे किसी ने यहाँ पर जेड लिया तो जेड आ रहा है, किसी ने यहाँ पर 5 ले लिया तो यहाँ क्या आएगा 5, क्योंकि लास्ट पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है। किसी ने यहाँ 7 ले लिया तो यहाँ क्या आएगा 7, क्योंकि ओनली लास्ट पोजीशन पे क्या कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है। एक बात दोबारा सुनिएगा, अगर फंक्शन एनालिटिक है तो इंटीग्रेशन का मान पथ पर डिपेंड नहीं करता, किस पर डिपेंड करता है, स्टार्टिंग की और एंड की पोजीशन पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर स्टार्टिंग की पोजीशन आपने फिक्स कर दी तो केवल किस पर डिपेंड करेगा, लास्ट की पोजीशन। ठीक है कि नहीं है। अब देखो आप इसे आगे ये थ्योरम करेंगे, अभी अपन ने करी नहीं है, वो गलती से रह गया है, ये थ्योरम करा दिया। तो अपन क्या लिखेंगे, चूंकि फलन एफ जेड कौन सा बेटा, विश्लेषिक फलन है, एनालिटिक फंक्शन है। अगर एनालिटिक फंक्शन है तो समाकल ये वाला z0 to z एफ जेड डी जेड का मान पथ पर डिपेंड, पथ पर निर्भर नहीं करता, तब इसको किसका नाम दे देंगे अपन, फाई जेड में। तो z0 to z एफ जेड एंड डी जेड। और सुनिएगा जरा इसका चीज बताना,
अगर मैं आपसे टी स्क्वायर डी टी 1 से लेके 2 तक का मान पूछूं, या फिर मैं 1 से लेकर के 2 पी स्क्वायर डी पी का मान पूछूं, या मैं 1 से लेकर 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान पूछूं, क्या अंतर है? सेम आएगी, वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। तो इस अंदर के नोटेशन से कोई फर्क पड़ रहा है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे पी ले ले, चाहे टी ले ले, चाहे कुछ भी ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही कंसेप्ट है कि सर यहाँ भी जेड है, यहाँ भी जेड है, ये तो सही है, लेकिन अंदर का नोटेशन आप चेंज कर सकते हो। नहीं समझ में? और मैं जेड ना लेकर एक नया सिंबल ले लूंगा, मैं एक्स जेड। क्या ले लूंगा मैं? एक्स। और जेड में क्या था? जेड ही था और जेड ही की लिमिट थी। थोड़ा अंतर करने के लिए क्या ले लिया यहाँ पर? एक्स जेड। दैट्स बी टेकन एज नंबर। खास बात है तो उसके द्वारा सो फंक्शन एनालिटिक था। प्रूफ क्या करना है कि अनिश्चित समाकल रखता है। अब एनालिटिक है तो इस इंटीग्रेशन का मान पद पर डिपेंड नहीं करता, तो इसको एक नया नाम दे दिया फाई जेड, नोटेशन चेंज कर दिया। फायदा क्या हुआ नोटेशन चेंज करने से? वो आपको आगे पता लग जाएगा। करो कॉपी करो, लेकिन इंग्लिश में क्यों बोल रहा हूँ? लेट एफ जेड इज ए एनालिटिक फंक्शन इज एन, let fz is an analytic function, and we want to prove that fz having indefinite integral, and we want to prove that fz having indefinite integral, फिर लिखो since fz is analytic function, then this integration z0 to z fz dz, then z0 to z fz dz is independent of path, is independent from path, then ये नंबर वन मान लें। ठीक है, कोई यार मैं उनसे पूछ रहा था। करे आगे सर यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं आ गया जेड की किसकी जगह? जेड जेड की जगह नहीं है, वो जेड की जगह वो एग्जैक्ट जेड की जगह इसको नोटेशन चेंज करके क्या फर्क पड़ रहा है? चाहे जेड लिख दो, टी लिख दो, पी लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है? नोटिस नहीं ये तो क्या पता है ना, ये तो आपको बताया है लिख के कि जब डिपेंड ही लिमिट पे कर रहा है तो अंदर का सिंबल पर क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं पड़ता। ठीक है कि नहीं है? एग्जैक्ट कर लो, क्या कर लो एग्जैक्ट कर लो, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो उससे कंफ्यूज ना होने के लिए मैंने ऐसे करा, कोई बड़ी चीज नहीं। अब देखो, अच्छा ये कहानी बताओ, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? जेड पर। जेड का 2 रखा तो ये कितना हो जाएगा? 2। जेड की जगह 3 रखा तो इसकी जगह क्या हो जाएगा? 3। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये कोई कंटूर था सी, इस पे ये पॉइंट जेड और इसके पास में ही कोई दूसरा पॉइंट है जेड प्लस एच। तो जब जेड रखा तो फाई जेड आया। अगर मैं इधर फ्रॉम 1 में ये भी कह सकता हूँ ना कि अगर मैं z0 की जगह क्या ले लूं? z प्लस एच। पहले ये पॉइंट था z, उसकी जगह तो z था, लेकिन अब मैं z की जगह क्या ले लिया? z प्लस एच ले लिया। तो बताइए इंटीग्रेशन में क्या फर्क हो जाएगा? कितना हो जाएगा? z प्लस एच हो जाएगा। ये नंबर कितना आ गया बेटा? 2 नंबर। अब क्या करना होगा आपको? 2 में से 1 को घटा दो, 2 में से 1 को घटा दीजिएगा। तो एलएचएस हो फाई जेड प्लस एच माइनस फाई जेड, इसमें से घटाओ जेड 0 से लेकर के जेड प्लस एच एफ एक्स आई डी एक्स आई माइनस में जेड 0 टू जेड
कि जब अगर लिमिट को कन्वर्ट कर देते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। किसका चिन्ह बदल जाता है इंटीग्रेशन का। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, दैट इंप्लाइज फाई जेड प्लस एच माइनस फाई जेड जेड जीरो टू जेड प्लस एच एफ एक्स आई डी एक्स आई माइनस माइनस प्लस, लिमिट चेंज हो जाएगी जेड से लेकर के जेड जीरो, ये एफ एक्स आई एंड डी एक्स आई। अगले स्टेप में फाई जेड प्लस एच माइनस फाई जेड, इसको पहले लिख लो इसको बाद में, जेड से लेकर के जेड जीरो एफ एक्स आई डी एक्स आई जेड जीरो से लेकर के जेड प्लस एच एफ एक्स आई डी एक्स आई। कोई बात नहीं, वहाँ यहाँ था बेटा आपका एफ जेड प्लस एच जेड जीरो से लेकर के जेड प्लस एच ये ठीक है, इसमें नंबर दिया था तुमने कर लो। ये थ्योरम क्या कहीं अपन ने करी है इस तरीके से, कहाँ पर बताइए, सही बता रहे हो, सेकंड ईयर में रीमान समाकलन ठीक है कि नहीं है, वहाँ करी थी, इसे चेंज करके सेम थ्योरम थी। जो आप बता लोगे भैया आप लिख के आओगे, ये भी श्योर है। प्रॉपर नोट तैयार करो, थर्ड ईयर है, डी डाल मत दो, अच्छे से सारी कवर करो भाई। थर्ड ईयर में आपको पता है, मैंने पहले ही समझा दिया आप लोगों को, थर्ड ईयर की बैग आपको बहुत भारी थी। पूरा नोट्स उतारो अच्छे से और सारा कुछ उतारा करो, हटा दो नीचे। अच्छा, किसी को ये कंसेप्ट पता है, जेड से लेके जेड जीरो से जेड प्लस एच, जेड से क्या हो जाएगा, जेड प्लस एच। अगले स्टेप में क्या रहेगा देखो, फाई जेड प्लस एच माइनस फाई जेड जेड से लेकर के जेड प्लस एच एफ एक्स आई डी, दोनों तरफ एच से डिवाइड कर देता हूँ। किससे डिवाइड कर देता हूँ, एच से। और देखिए क्या आ जाएगा, फाई जेड प्लस एच माइनस फाई जेड अपॉन एच, वन अपॉन एच जेड से लेकर के जेड प्लस एच एफ एक्स आई। कहाँ तक कर लिया, यहाँ तक कर लिया ना। अब देखो, दोनों बच्चों में से एफ जेड घटाने पर क्या घटा दूं, एफ जेड, तो क्या हो जाएगा, दैट इंप्लाइज फाई जेड प्लस एच माइनस फाई जेड अपॉन एच माइनस में स्मॉल एफ जेड वन अपॉन एच जेड से लेकर के जेड प्लस एच एफ एक्स आई डी एक्स आई माइनस स्मॉल, चलेगा ना। क्या कर दिया, दोनों तरफ से एफ जेड को घटा दिया। अगली स्टेप फाई जेड प्लस एच माइनस फाई जेड
अपॉन एच। जस्ट वन सेकेंड मार्कर ये थोड़ा लाइन का चल रहा है। माइनस में स्मॉल एफ जेड 1 अपॉन एच जेड से लेकर जेड प्लस एच एफ एक्स जेड डी एक्स जेड। सेम लिखाया तक तो इस स्टेप को देखो, क्या इसके बाद में ये लिख दूं, किसी को दिक्कत हो तो बताना। जेड से लेकर के जेड प्लस एच एफ जेड डी एक्स जेड। कितनों को समझ में आया कि इसका मान ये हो जाएगा? बता कैसे? तो आपने कराया था ना कि दोनों का अंतर नीचे आता है, वो वाला काम। नहीं, इसकी रिटर्न मान ये आ रहा है। कैसे? हाँ जी, नहीं बताओगे? मत बताओ। अच्छा, इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में? सर ये तो एफ जेड कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, बाहर आ जाएगा। एफ जेड तो बाहर जाएगा और बिल्कुल अंदर जाएगा जाएगा। हो गया फिर तो आंसर। क्या है आपका सर? ये तो एक्स जेड के रेस्पेक्ट में एफ जेड तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, क्योंकि एफ जेड तो नहीं लेगा, एक्स जेड है तो एफ जेड अपॉन एच जेड से लेकर के जेड प्लस एच एच डी एक्स जेड। इसका पूरा इंटीग्रेशन एच जेड अपर लिमिट जेड प्लस एच माइनस जेड, तो जेड से जेड कट गया एच आ गया, एच से एच कट गया कौन आ गया? माइनस एच। अभी भी नहीं आया समझ में? आ गया ना? इसे मैं डिलीट मार देता हूं, आप लोग समझ चुके हो। मुझे दिक्कत है, तक बढ़ जाओ आगे। अब देखो एक और स्टेप ले लेता हूं, फिर आप यहां से ये उतार लो। फाइव जेड प्लस एच माइनस फाइव जेड अपॉन एच माइनस में स्मॉल एफ जेड इज इक्वल टू, क्या देखना इस स्टेप के बाद? ये स्टेप उचित है क्या? जेड से लेके जेड प्लस एच एफ एक्स जेड माइनस एफ जेड डी एक्स जेड। सही लिखा है गलत लिखा है? सही लिखा है, करके देख लो। ये इसके साथ भेजो, ये आ गया, इसको इसके साथ गुणा करो, ये आ गया। क्या कर लिया? कॉमन ले लिया। क्या कर लिया? कॉमन ले लिया। कर लो, कॉपी कर लो। taking mod both side, taking mod both side, इसका mod लगा दीजिएगा, mod phi z plus h minus phi z
अपॉन एच माइनस स्मॉल एफ जेड इज इक्वल टू। अच्छा आप देखिएगा एक थ्योरम कराई थी हमने या आपने कल वापस हमें समाकलन का मापन कराया था। ये थ्योरम ये थी कि इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड लेस देन इक्वल होता है इंटीग्रेशन सी मॉड एफ जेड डी जेड। क्या सीखते थे इस थ्योरम में कि सर जब भी मॉड समाकलन के अंदर जाएगा, गया ना देखो अंदर, पहले बाहर था अब कहां चला गया, अंदर चला गया। जब भी मॉड समाकलन के अंदर जाएगा किसका चिन्ह मिलेगा, लेस देन का। ये अपन ने रियल में भी करी थी, सही है कि नहीं, सेम थ्योरम थी कि जब भी मॉड समाकलन के चिन्ह के अंदर जाएगा किसका चिन्ह मिलेगा, लेस देन। तो देखो यहाँ पे मॉड लगा दूं तो जब फिर किसका चिन्ह आ जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर, लेस देन इक्वल का 1 अपॉन मॉड एच जेड से लेकर के जेड प्लस एच अंदर पहुंचा दो, एफ एक्स आई माइनस एफ जेड का मॉड इनटू डी एक्स जे का मॉड, दोनों को अलग अलग लिख दिया, सही है कि नहीं। अच्छा आगे देखो आप मॉड एलएचएस को ऐसे लिखो 5z प्लस एच माइनस 5z अपॉन एच माइनस स्मॉल एफ जेड। लेस देन इक्वल। अच्छा देखो h अगर कोई डिस्टेंस है, आपको बताया था ये कौन है z, इसके पास कौन सा z प्लस h, तो h क्या है, z से z प्लस h के बीच की दूरी है भाई, z ये z प्लस h होगा तो ये दूरी कितनी होगी h। तो z से अब जब h दूरी है तो दूरी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और मॉड को पता लगा मेरे अंदर पॉजिटिव बैठा है तो उसे कैसे बाहर निकाल देगा, h इतनी बाहर निकाल देगा भाई, पॉजिटिव मॉड 2 का मतलब क्या होता है 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी h, z से लेकर के z प्लस h। इसमें अगर चिन्ह में उलट दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं, मॉड है पॉजिटिव कर देगा फिर से, तो क्या आ जाएगा इधर एफ जेड माइनस एफ एक्स आई का मॉड इनटू डी एक्स आई का मॉड। इसे नंबर दे दो अपनी तरफ से, कितना देना है, थर्ड नंबर करो कॉपी, टेकिंग मोड से उतारो, 2 स्टेप उतारो। करें आगे। अच्छा एक बताइए फंक्शन क्या दे रखा है, एनालिटिक स्टार्टिंग में लिया था ना, एफ चूंकि एफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन है, बताओ किसको डेफिनेशन आता है एनालिटिक फंक्शन, अगर आपसे बोले ना कोई फंक्शन एनालिटिक है, इसका मतलब है वो हर बिंदु पर क्या है, डिफरेंशियल है, हर बिंदु पर क्या है, अगर वो फंक्शन एनालिटिक है इसका मतलब क्या बोल रहा है कि एफ जेड प्रत्येक बिंदु पर क्या है बेटा, अवकलनीय है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं डिफरेंशिएबल है। और एक थ्योरम भी कराई थी कि जो अवकलनीय होते हैं वो हमेशा संतत होते हैं, परंतु संतत हमेशा अवकलनीय नहीं होते। एग्जांपल याद है, मॉड जेड स्क्वायर कराया था ना,
तो मैं क्या बोलूंगा, अब क्योंकि अवकलनीय है इसका मतलब एफ जेड प्रत्येक बिंदु पर संतत होगा। और जो कॉन्टिन्यूअस होते हैं जब हर बिंदु पर संतत है, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि एफ जेड कोमा जेड बराबर एक्स वाई पर भी क्या होगा, संतत होगा। कोई दिक्कत? सीधी सी बात है। एनालिटिक है मतलब डिफरेंशिएबल हर पॉइंट पर, डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा, कॉन्टिन्यूअस है हर पॉइंट पर, इसका मतलब एक्स वाई पर भी डिफरेंशिएबल होगा। अब बोलो डेफिनेशन रटवाई थी बेटा, ये डेफिनेशन याद रख ले, अपना काम हो जाएगा। कुछ नहीं पढ़ते। फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट मॉड एफ जेड माइनस एफ जेड 0 हो जाता था, एक्स वाई जेड 0 की जगह एक्स वाई इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन जेड माइनस जेड 0 एक्स वाई इज लेस देन, बोला था रटने के लिए। अब फिर रट लो, ये नहीं रटोगे तो अपना आगे का काम नहीं चलेगा, आगे थोड़ा में फिर आएगा ये सीधा। जब भी बोले कॉन्टिन्यूअस है संतत है तो फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एक्स डेल्टा ग्रेटर देन 0 दिस माइनस दिस लेस देन एप्सिलॉन व्हेन z माइनस x इज लेस देन 3। वहां क्या था सिर्फ x की जगह z लिखना चाहिए, ठीक है कि नहीं? हां तो उतार लीजिए, उतार लिए। अब आप देखिए, अब आप एक बात बताइए, ये आपके पास जो है दिस इज द z प्लस h, अगर मैं इसकी जगह ये यूज करना चाह रहा हूं तो मैं इससे कुछ बड़ा रख रहा हूं, यहां पर एप्सिलॉन रखूंगा है तो बड़ा रख रहा हूं कि नहीं, इससे तो बड़ा ही है एप्सिलॉन भाई। अगर ये बड़ा है यहां पर एप्सिलॉन रखोगे तो ये पार्ट बड़ा हो जाएगा भाई, ऑब्वियसली बात है भाई। आप एक बात बताइए, 5 इज लेस देन इक्वल टू 3 प्लस 2 होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है, सही बात है बिल्कुल। और अगर आप इस 2 की जगह 2 से कोई बड़ी चीज रखोगे, जैसे 6 रख दिया, तो इधर कौन हो गया 9, इधर कौन रह गया 5, तो भाई ये तो और बड़ा हो गया। बड़ा हो गया तो किसका चिन्ह हट गया, मतलब इक्वल का चिन्ह हट गया। नहीं है समझ में भाई, जब इधर बड़ा रखोगे तो ये और बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो इक्वल का चिन्ह हट जाएगा। यूजिंग इन 3 तो 3 का एलएच देखो सबसे पहले तो 5 z प्लस h माइनस 5z अपॉन h माइनस स्मॉल f z लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल नहीं, लेस देन 1 अपॉन h z से लेके z प्लस h, यहाँ कौन आ गया और एक कितना